उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो अपनी जिद पर अड़े रहिए और कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। मैं प्रदीपिका यादव आज आपके सामने हिंदी का टॉपिक व्यंजन लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन से रिलेटेड सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। आज हम उन सभी छोटे छोटे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि व्यंजन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। वो इसलिए जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। इन व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला या पढ़ा जा सकता, इसलिए व्यंजन हमारे वही ध्वनि कहलाती हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। आज हम इनके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यंजन और इनके जो सामान्यतः प्रकार हैं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी आज क्योंकि हमारा टॉपिक व्यंजन है, इसलिए इन टॉपिक को मैं छोड़ना जरूरी नहीं समझती। एक बार हम इसको रिकॉल करके समझेंगे कि कितने टाइप्स के व्यंजन होते हैं और किन किन वर्णों को कौन कौन से व्यंजन बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सामान्यतः व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब ये कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। हमारी वर्णमाला में आपको पता होगा कि व्यंजन होते कितने हैं। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। सामान्यतः व्यंजनों को 33 बोला गया है, बाकी के आगे की वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग जो होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 वर्ग: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में 5 व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ, ङ। एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और ये का से लेके पा तक के 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के टॉपिक के साथ मैं आपको बताती हूँ स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों बोलते हैं। क्योंकि इन व्यंजनों को जब उच्चारण किया जाता है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में एक अंग का दूसरे अंग से स्पर्श होता है, इस वजह से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगेन, य, र, ल, व, ये 4 वो व्यंजन हैं, वे वर्ण हैं जो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें इनके उच्चारण में पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व। इसके बाद श, श, स, ह। बोल के देखिए, इसमें मुख से एक गर्म वायु निकलती है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म वायु निकलती है। गर्म को बोलते हैं ऊष्मा, इसलिए ही इन व्यंजनों को बोला गया है ऊष्म व्यंजन। अब हमारी वर्णमाला में 6 तर ज्ञ यहाँ तक ही होता है। इस स्वर को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चारों किसी न किसी व्यंजन से मिलकर बनते हैं। अभी हम देखेंगे 6 तर ज्ञ, इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये 2 वर्णों की सहायता से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श, इसको किससे मिलकर बनाया गया है? यानी कि क प्लस षटकोण वाला श, आधा क और षटकोण वाला स, इन दोनों को मिलाकर इसे श बनाया गया है। इसलिए इनके संयुक्त से ही ये व्यंजन बना है, ये वर्ण बना है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सभी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। इसके लिए देखिए, अभी हमने लिखा ये क, अभी क आपका अपूर्ण है। जब इसमें क के नीचे हलंत लगाते हैं इसको बोलते हैं व्यंजन। अब जब हम इसमें
स्वर की सहायता करेंगे। छोटा आ जो स्वर है उसकी सहायता से ही ये पूरा बनता है, इसलिए इन व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण बोलते हैं। जब तक इनमें स्वर की सहायता नहीं होगी इनको हम पूरी तरह से प्रोनाउंशिएट यानी कि उच्चारण नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये तो था सामान्यतः 4 प्रकार का वर्गीकरण। व्यंजनों को हम ज़्यादातर इन्हीं भागों में विभाजित करते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व ये आपके कितने होते हैं? 4। श स स ह ऊष्म व्यंजन ये आपके कितने होते हैं? 4। और श तर ज्ञ श्र ये भी आपके होते हैं 4। इनकी संख्या इस तरीके से लिखेंगे और इसके जो भाग थे, स्पर्श व्यंजन पहला, अंतःस्थ व्यंजन दूसरा, ऊष्म व्यंजन तीसरा और संयुक्त व्यंजन चौथा। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं कि जो डीपली इनके होते हैं, जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। हम उनके बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, उच्चारण की दृष्टि से हम व्यंजनों को किस प्रकार से विभाजित करते हैं, इसमें हम वो देखेंगे। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। यानी कि इसका मतलब ये है जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसके तौर पे किन तरीकों से हम वर्णों को विभाजित करेंगे। सबसे पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि उच्चारण करते समय कोई भी व्यंजन का जो वर्ण है वो कैसे उच्चारित हो रहा है, किस स्थान पर स्पर्श हो रहा है, किस स्थान का प्रयोग करके उस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, उनको बोलेंगे स्थान के आधार पर विभाजन। प्रयत्न के आधार पर, यानी कि उनका उच्चारण करते समय जो प्रयत्न किया जाता है और उनसे जो वर्ण निकलते हैं उनको डिवाइड करेंगे प्रयत्न के आधार पर, वो व्यंजन यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर आप ये देख लीजिए कि हमारे मुख से जो वर्ण निकलते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से निकलते हैं, उन्हीं के ऊपर ये विभाजन हुआ है। पहला यानी कि जो हमारा क वर्ग है, कौन सा वर्ग? क वर्ग। क वर्ग के जितने भी जो वर्ण हैं, क ख ग घ ङ, ये हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें कंठ की आवश्यकता होती है। कंठ का प्रयोग करके इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है या फिर नहीं पूछे तो उसमें से इनमें से कोई एक नहीं होगा। क ख ग घ ङ इन 5 के अलावा कोई भी वर्ण कंठ से उच्चारित नहीं होता है। अगला तालव्य यानी कि तालु। तालु क्या होता है? जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं तालु। च छ आप वर्णों को उच्चारित करके देखिए, आपकी जीभ तालु से जरूर छुएगी। इसलिए च वर्ग के जो हमारे व्यंजन है, जो वर्ण है, वो हमारे तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें य और शीटी वाला श, ये दोनों वर्ण भी तालव्य से ही उच्चारित किए जाते हैं। अब ट वर्ग। ट वर्ग के ये 5 वर्ण जो हैं वो हमारे मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। इसमें षटकोण वाला सा भी इसी के अंतर्गत आता है। याद करने के लिए अभी आप देख लीजिए हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, क त म द ओ, कतम द ओ, आप इस तरीके से एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। क तम दो, कतम दो, आप इसको याद कर लीजिए। आप ये सीरीज कभी नहीं भूलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इसको याद कर लीजिए और इसके थ्रू आपसे कभी भी गलती बिल्कुल नहीं होगी। कतम दो याद कर लीजिए। क से मतलब कंठ, त से मतलब तालु, म से मूर्धन्य, द से दंत और ओ से ओष्ठ। कतम दो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इसकी सीरीज को समझते हैं तो कभी कभी गलती हो जाती है, ये मूर्धन्य से है, ये दंत से है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क वर्ग कंठ से होगा, च वर्ग तालव्य से बोला जाता है, त वर्ग के जो वर्ण है वो मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं, त वर्ग आपका दंत्य, त थ द, दंत का उपयोग इसमें जरूर होता है। प वर्ग का उच्चारण अ, म, फ,
बिना ओष्ठ के प वर्ग के वर्ण उच्चारित नहीं किए जा सकते, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इसलिए कतम दओ को आप याद कर लीजिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को निकाल के देखिए, यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद उसको कॉपी पर नोट करके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। माइंड से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको याद करने के लिए इस वाले पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, कतम दओ। इस ट्रिक के थ्रू आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगी। अब इसके बाद य, श और श, तालव्य में य और श होता है, मूर्धन्य में षटकोण वाला सा होता है, ओष्ठ में व आ जाता है, क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन ही तो रह गए थे य, र, ल, व। तो य, श, श, श और व हो चुका है आपका स्वर यंत्रमुखी ह, यानी कि जो ह होता है ये स्वर यंत्रमुखी है, मतलब ह बिना किसी की सहायता से ये केवल स्वर यंत्र अचानक से ही निकलता है और इसमें एक वायु ही निकलती है, तो हर आपका आएगा स्वर यंत्रमुखी में। वत्स यानी कि दंतमूल स, र और ल, ये तीन वर्ण आपके दंतमूल से उच्चारित होते हैं। तो स्थान के आधार पर जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो वहां पर आपको समझना है केवल वो उच्चारण कहाँ से हो रहा है उस वर्ड का, वो इसकी बात कर रहा है। और कदम दओ, इसके थ्रू आप किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड, यानी कि प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, इसके लिए प्रयत्न के आधार पर 8 दिए हुए एग्जाम्पल, जो आपके होंगे 8 तरीके, यानी कि ये 8 जो है नेम, इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। प्रयत्न के आधार पर इनके 8 प्रकार हैं। सबसे पहला स्पर्श। स्पर्श व्यंजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सामान्यतः विभाजन हुआ है वहां पर भी आया है, वहां पर इनकी संख्या कितनी होती है 25। कंठ मूर्धन्य स्थान के आधार पर भी अधिकतर आप देखिए ये स्पर्श व्यंजन ही आते हैं। अब यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कोई भी कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन हैं आपके वही यहाँ पर भी होंगे। एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, बस जो अंतिम वर्ण होगा आपका ये वाले, इनको छोड़ दीजिए। चारों, हर वर्ग, पांचों वर्ग के चारों वर्ण इस स्पर्श व्यंजन के उसमें आएंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें ये सारे क्या हैं वर्ग। इन वर्ग के 4 वर्ण लिए जाएंगे, क, ख, ग, घ। अंगा नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने उसको डीपली डिवाइड किया है। जो हमने पहले साधारणतः 4 प्रकार बताए थे उसमें वो हमारा नॉर्मल वे में जो हम उसको विभाजन करते हैं वो है सामान्यतः। अब हमने इसका प्रयत्नों के आधार पर, स्थान के आधार पर, अब हम छोटी छोटी बारीकियों से उनका विभाजन कर रहे हैं। तो वहां पर हम आज को समझेंगे कि कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण किससे उच्चारित हो रहा है और वो किसके प्रकार के अंदर आता है। जब हम इसको स्पर्श में विभाजित करेंगे तो ये 5 वर्ग ले लेंगे, बस लास्ट वाला वर्ण छोड़ दीजिए, अंगा वाला। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि वो आपका नासिका में आएगा। नासिका से उत्पन्न हो रहा है अंगा, वा, णा, न, मा, ये आपके नासिका से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको नासिका व्यंजन में बोला जाएगा। स्पर्श में आपके ये 25 ना होकर 25 में से ये 5 हटा दीजिए, आपके 20 रह जाते हैं। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जब एक अंग दूसरी अंग से टकराता है तो एक रगड़ने की ध्वनि होती है। एक रगड़ने यानी कि संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। फ, व, श, श, ह, वहां पर हम इन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते थे, यहाँ पर इन्हें संघर्षी व्यंजन बोलेंगे, क्योंकि एक रगड़ की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर इन्हें संघर्षी व्यंजन बोला जाएगा। आप नॉर्मली वे में 3 तो ये ले लीजिए, श, 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 ह। उसके बाद फ और व, ये आपके आएंगे संघर्षी में। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी का मतलब ये है, ये वे व्यंजन कहलाएंगे जो स्पर्श के साथ साथ संघर्षी भी हैं। अब स्पर्श में तो हमारा च वर्ग आता है
और सभी जो हैं वो अलग अलग, ओष्ठ वाले में ओष्ठ का प्रकार है, ये कंठ से है। तो जो आपका च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, ये आपका स्पर्श संघर्षी होता है। इसमें संघर्षी भी होते हैं और प्लस स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नासिका में आपको बता चुकी, पांचों वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा, अंगा, णा, न, म, ये आपका नासिका से उच्चारण होता है, इसलिए इनको नासिका व्यंजन बोला जाता है। पार्श्विक, पार्श्विक में आपका ल वर्ण आता है, ल। उत्क्षिप्त या द्विगुण, ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने पूरे वर्णमाला के वर्णों की संख्या गिनाई थी। वहां पर द्विगुण यानी कि अणा और ण, इन दोनों को द्विगुण भी बोलते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इनका प्रयोग मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि सड़क, पढ़ना, इन तरह से इन वर्णों का उपयोग किया जाता है, तो इनको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। प्रकंपित, क्योंकि यहाँ पर एक कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए र वर्ण को प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है। संघर्षहीन सप्रवाह, इसमें क्या होता है, ये वे व्यंजन है जिसमें संघर्ष को यानी कि किसी भी प्रकार का जोर नहीं पड़ रहा है, कोई भी संघर्ष विहीन है, इसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा और सप्रवाह इनको हम उच्चारित करते हैं, य, व, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ध स्वर। आपके क्वेश्चन में आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप प्रीवियस ईयर के लास्ट पेपर्स के निकालिए। उन पेपर्स में आप देखेंगे कि य और व ऑप्शन में दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से अर्ध स्वर कौन से हैं, तो य और व ये वाले आपके अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। आप वहां पर अर्ध स्वर के रूप में इन्हें याद कर सकते हैं और ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नासिका, उत्क्षिप्त, स्पर्श, ये आपके मैंने जो 4 टिक लगाए हैं, ये आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के प्रकार को विभाजित किया है, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से 2 प्रकार से व्यंजन विभाजित किए गए, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया और उनके बारे में हमने समझा कि स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को किस प्रकार से हम समझते हैं और पहचानेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल के बच्चे हैं तो आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो और आप इनको बारीकी से समझ सकें और छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी वो व्यंजन का ही पार्ट होगा, सघोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और वो व्यंजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज उस वीडियो को पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा, तभी तो मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को मोटिवेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।